हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट समझने से पहले हम समझेंगे सेक्शन 13 जो कि बात करता है कंसेंट की। जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था जो कि बात करता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लेकिन कंसेंट क्या होता है ये बताया हमको सेक्शन 13 में। तो कंसेंट का मतलब होता है टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में कंसेंट तब मानी जाएगी जब वो एक ही चीज़ पर अग्री करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास मतलब मैं ऑयल का ट्रेड करता हूँ। मेरे पास कैरोसिन ऑयल भी रहता है, मस्टर्ड ऑयल भी रहता है, ओलिव ऑयल भी रहता है, अलग अलग ऑयल रहते हैं मेरे पास। आप मेरे पास आते हैं, आप मुझसे कहते हैं कि मुझे ऑयल चाहिए, मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए। मैं आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं आपको ऑयल दे दूँगा। जो मेरा ट्रेड है वो ज़्यादातर कैरोसिन ऑयल से रिलेटेड है, यानी कि मैं ज़्यादातर कैरोसिन ऑयल की सप्लाई करता हूँ। तो मैं अगले दिन आपको 1 लीटर कैरोसिन ऑयल भेज देता हूँ। आपका मेरे पास फ़ोन आता है कि मैंने आपसे मस्टर्ड ऑयल कहा था, मैंने आपसे मस्टर्ड ऑयल मैं आपसे मस्टर्ड ऑयल मांगना चाह रहा था, आपने मुझे कैरोसिन ऑयल भेज दिया, इसलिए मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा हूँ। तो आप ये वाली बात मुझसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब आपने मेरे को ऑफ़र दिया था, जब हम एग्रीमेंट में एंटर करे थे, तब आपने मुझे नहीं बताया था कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए था। इसलिए मैं कुछ और मतलब समझ रहा था, आप कुछ और ऑयल का मतलब समझ रहे थे। मैं किसी और ऑयल की सोच रहा था, आप किसी और ऑयल की सोच रहे थे। तो यहाँ पर कंसेंट नहीं बैठी। कंसेंट का मतलब है कि एक ही चीज़ पर अग्री करें। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक ही चीज़ पर अग्री करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टर्म्स और कंडीशंस का मतलब कुछ और समझ रहे हैं और मैं टर्म्स और कंडीशंस का मतलब कुछ और समझ रहा हूँ। टर्म्स और कंडीशंस दोनों के लिए एक ही रहनी चाहिए। जो मतलब मैं समझ रहा हूँ टर्म्स और कंडीशंस का, वही मतलब आपको समझना चाहिए। तो एग्रिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो सेक्शन 13 है वो एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है। उस लीगल मैक्सिम का नाम है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मतलब सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जिस चीज़ की एक पार्टी बात कर रही है उसी चीज़ की दूसरी पार्टी भी बात करनी चाहिए। मतलब जो एक पार्टी समझ रही है मतलब वही मतलब दूसरी पार्टी को भी समझना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग मतलब समझ रहे हैं तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट के बाद आता है सेक्शन 14 जो कि बात करता है फ्री कंसेंट की। कंसेंट और फ्री कंसेंट में फ़र्क होता है। तो फ्री कंसेंट की बात करता है सेक्शन 14। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यानी कि किसी भी कंसेंट को फ्री तब कहा जाएगा जब वो कोअर्जन से ना की गई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना की गई हो, फ्रॉड से ना की गई हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से ना की गई हो और मिस्टेक से ना की गई हो। यानी कि जब किसी कंसेंट में ये सारे फैक्टर्स एब्सेंट रहते हैं तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी। यानी कि अगर किसी कंसेंट का फ्री होना है तो फिर ये सारे फैक्टर्स एब्सेंट होने चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक बाइक है जो कि 1 लाख रुपए की है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपनी बाइक 30,000 रुपये में बेच दीजिए। आप मना कर देते हैं, आप कहते हैं कि मेरी बाइक 1 लाख रुपए की है, मैं तुम्हें 30,000 रुपये में नहीं बेचूंगा, ये रेट बहुत कम है। मैं अगले दिन आपके घर पे जाता हूँ, आपके माथे पर बंदूक रखता हूँ और आपसे ज़बरदस्ती बाइक ले लेता हूँ। यानी कि आपसे ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट में साइन करवा लेता हूँ कि एक एग्रीमेंट में एंटर करो कि तुम मुझे अपनी बाइक 30,000 रुपये में बेच रहे हो। आप डर के मारे उस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। तो क्या आपकी ये कंसेंट फ्री है? आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहे। आपको डरा धमका कर एक बाइक ली जा रही है, आपको डरा धमका कर एक एग्रीमेंट में एंटर किया जा रहा है, इसलिए ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो जब भी कोई कंसेंट फ्री नहीं होती और उसमें से कोई भी इनमें से फैक्टर होता है, जैसे किसी एग्रीमेंट में कोअर्जन हुआ या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, मिस्टेक हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर मैंने एक नया टर्म बोला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रखा है सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट सेज एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकती है, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है।
यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी के पास ऑप्शन हो कि वो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सके, ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था कि मैंने आपकी बाइक को ज़बरदस्ती ले लिया था, तो वहाँ पर आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, और मैंने बताया कि जब भी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसको इन्फोर्स करवा सकती है, दूसरी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि जब मैंने आपकी बाइक ले ली तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? पहला ऑप्शन कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपने मुझे अपनी बाइक दे दी है, यानी कि आप मेरे खिलाफ कोई भी सूट फाइल ना करें। और दूसरा ऑप्शन कि आप कोर्ट में जाके ये कह दें कि सर यहाँ पे मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो सिर्फ आपके पास ही ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, एग्रीव्ड यानी कि जिसकी कंसेंट ज़बरदस्ती ली गई है, जिसकी कंसेंट ज़बरदस्ती ली गई है वो एग्रीव्ड पार्टी होती है। तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहती है या फिर नहीं करवाना चाहती। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी करवा सकती है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी करवा सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी के पास, एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा दे या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा दे, और दूसरी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जहाँ पर कोवर्जन हुआ है, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ये सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे वॉइड, ये सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यानी कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है, यानी कि जिसकी कंसेंट ली गई है उस पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इसको इन्फोर्स करवाना चाहती है या फिर कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देना चाहती है। वॉइड मतलब ख़त्म करवा देना चाहती है। अब इसमें हम पहला पॉइंट समझते हैं कि कोवर्जन क्या होता है, जो कि दे रखा है सेक्शन 15 में। अगर किसी एग्रीमेंट में कोवर्जन हुआ तो वो एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो कोवर्जन समझते हैं कि कोवर्जन क्या होता है। कोवर्जन हमें दे रखा है सेक्शन 15 में, जो कि कहता है कोवर्जन इज़ अ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय IPC 1860 or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ या फिर कोई ऐसा काम करने की धमकी देता हूँ जो कि IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड में मना की गई है, मैं कोई भी ऐसा एक्ट करता हूँ या फिर कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी देता हूँ जो कि IPC में मना करी गई है, या फिर कोई प्रॉपर्टी को डिटेन करता हूँ, डिटेन यानी कि अपने पास रख लेता हूँ, किसी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता हूँ या फिर डिटेन करने की धमकी देता हूँ, तो फिर वो एक्ट मेरा कोवर्जन कहलाएगा। और मैं ये जो थ्रेट करता हूँ या फिर कोई एक्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ? ताकि सामने वाला पर्सन मेरे साथ किसी एग्रीमेंट में एंटर कर सके। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो यानी कि जब भी मैं किसी को धमकी देता हूँ ताकि वो मेरे साथ एक एग्रीमेंट में एंटर कर ले, और वो कैसी धमकी होनी चाहिए कि वो IPC में मना करी गई है, तो वो कोवर्जन कहलाता है। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि अगर आपने अपनी बाइक मुझे नहीं दी तो मैं आपको जान से मार दूंगा, आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करिए वरना मैं आपको जान से मार दूंगा, तो ये एक कोवर्जन का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ अगर एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेंगे तो मैं रोड पर आपके मतलब पैर तोड़वा दूंगा, तो ये भी एक कोवर्जन का ही हो गया, क्योंकि मैं आपको इंजरी कॉज करने को कह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन यूज़ करी गई है, टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ सिर्फ उसी को मैं इंजरी पहुँचाने के लिए धमकी दूँ। यानी कि जैसे सपोज़ करिए कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करना चाह रहा हूँ लेकिन आप मना कर दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके बच्चे को किडनैप कर लूँगा। तो बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज ए थर्ड पार्टी है, लेकिन उसको मैं इंजरी पहुंचा दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं हर्ट करूं या फिर जो इंजरी पहुंचाऊं, मैं ज़रूरी नहीं है कि अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ही करूं, कोई थर्ड पार्टी को भी कर सकता हूं। सेक्शन 15 का एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। इट इज़ इमैटेरियल वेदर द IPC इज़ और इज़ नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोवर्जन इज़ एम्प्लॉयड। यानी कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पर कोवर्जन करा गया है वहाँ पर उस वक्त IPC प्रेजेंट हो या फिर ना हो, वहाँ पर उस वक्त IPC लग रही हो या फिर नहीं लग रही हो, ये ज़रूरी नहीं है, वो फिर भी कोवर्जन माना जाएगा। सपोज़ करिए कि इंग्लिश शिप है
वहाँ पर मैं आपको धमकी देता हूँ कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट में एंटर करिए वरना मैं आपको मार दूंगा। उस समय आईपीसी नहीं लग रही थी, ये बहुत पुराना केस है, उस समय आईपीसी नहीं लग रही थी, लेकिन आप आकर इंडिया में आकर मेरे खिलाफ केस फाइल कर दे हैं, तो मैं ये वाली प्ली नहीं ले सकता कि उस वक्त तो आईपीसी लगी नहीं रही थी जब मैंने आपको धमकी दी थी, तो आप मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं 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 कह सकता मैं, क्योंकि इट इज़ इमेटेरियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर आईपीसी लग रही थी नहीं लग रही थी, उस वक्त आईपीसी लग रही थी या फिर नहीं लग रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोवर्जन का केस माना जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं। पहला केस लॉ है रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर सेप्ती। ये केस है 1889 का। इस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो जो हस्बैंड के घर वाले होते हैं वो लेडी को फोर्स करते हैं कि तुम एक लड़के को अडॉप्ट करो, और जब तक तुम उस लड़के को अडॉप्ट नहीं करती, जब तक तुम एक लड़के को अडॉप्ट नहीं करती, तुम्हारे हस्बैंड का अंतिम संस्कार नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी क्रिमेट नहीं की जाएगी। तो जो लेडी होती है वो फोर्सफुली एक लड़के को अडॉप्ट कर लेती है, यानी कि वो फोर्सफुली के एग्रीमेंट में एंटर कर रही है। तो कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर कोअर्शन प्रेजेंट है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है। सेकंड केस है चिक्कम अम्मीराजू वर्सेस चिक्कम सेशामा। ये 1918 का केस है। इसमें कहा गया था कि अगर आप किसी को सुसाइड करने की धमकी देते हैं, यानी कि थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट्स टू कोअर्शन, यानी कि आप किसी को अगर सुसाइड करने की धमकी देते हैं तो फिर वो कोअर्शन माना जाएगा। यहाँ पर एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को धमकी दी थी कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी को मेरे भाई के नाम नहीं करोगी तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। तो जो वाइफ होती है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है अपने उसके भाई की तरफ। तो ये माना गया था क्योंकि यहाँ पर धमकी दी गई थी एक सुसाइड करने की, तो यहाँ पर ये कोवर्जन होगा। थर्ड केस लॉ इज वर्कमैन ऑफ अपेंटी एस्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ये केस है 1966 का। इसमें कहा गया था कि अगर मैं हड़ताल करने की यानी कि स्ट्राइक करने की धमकी देता हूँ तो फिर वो कोअर्शन नहीं है। इस केस में हुआ था जो कंपनी है वो अपने लेबर्स का बोनस नहीं दे रही थी, तो जो लेबर्स थे यानी कि जो वर्कमैन थे उन्होंने धमकी दी कि अगर आप हमारा बोनस नहीं देंगे तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे, तो फिर इसको कोअर्शन नहीं माना गया था। एक और चीज़ याद रखिए कि अगर मैं आपके खिलाफ केस फाइल करने की धमकी देता हूँ तो फिर वो कोअर्जन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके खिलाफ झूठा केस फाइल करूँगा तो ये कोअर्जन माना जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।